नमस्ते आचार्य जी। मैं 2 साल पहले फ्रांस आया था पढ़ाई करने के लिए। तो हमारा क्लास कुछ 25 लोगों का ही क्लास है, जिसमें मैं अकेला इंडियन हूँ। तो कंपेयर टू जो मेरे क्लासमेट्स हैं, उनसे मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे पहले से बहुत चीज़ें आती थी, तो उसके कारण कंपैरिजन हुआ और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए मेरे क्लासमेट्स और मेरे बीच में। क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनसे, वो बिगिनियर्स थे। इसी चक्कर में किसी ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। उसने मेरे प्राइवेट इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करके काइंड ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन, मेरी रेपुटेशन गिराने की कोशिश की। क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं टॉप कर रहा था और सबके मार्क्स सबके सामने रख दिए जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने, क्लास के लोगों ने बोल के वो भी रुकवा दिया कि सबके मार्क्स एक साथ ना दिखे। फिर सेकेंड ईयर में मुझे टीचर्स से भी प्रॉब्लम होने लग गई। टीचर्स भी मुझे थोड़ा इल ट्रीट करने लग गए, और सबसे पहले मुझे मेरे प्रोफेसर ने ही इसके बारे में बताया कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। और फिर मैंने अपने वॉलपेपर पर लिखकर उनसे बोला कि मैं एक्शन ले लूंगा लीगल, मुझे आके कन्फेशन दे दो। तो मुझे आके कन्फेशन भी दे दिया गया। और धीरे धीरे ये जो ब्रांच है हमारे कॉलेज की, ये अभी बड़ी हो रही है, तो नए क्लासेस भी आने लग गए हैं। तो उनके सामने भी मुझे उनसे भी आइसोलेट करवा दिया गया, जबकि मेरा काम वैसे ही चल रहा था। इस सब के बीच में अपना काम मैं वैसे ही कर रहा था, अच्छा ही हो रहा था। लेकिन कुछ टीचर्स थे जो ज्यादा रेशियल बायस था जिनमें, जो नहीं करते थे सपोर्ट। कुछ टीचर्स थे जो सपोर्ट करते हैं। पर अभी 2 साल हो चुके हैं, मैं इस सब को फेस कर रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं आइसोलेट भी हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी मुझे बहुत ख्याल आने लगते हैं कि कैसे मैं डील करूँ इस सब के साथ, क्योंकि अगर मेरा रेपुटेशन मेरे कॉलेज में खराब हो सकता है मिसयूज करके। और जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता हूँ कि आप कोई एक्शन लीजिए इस पे, तो वहां से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो आगे जाके मुझे जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अगले साल मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, और अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है तो मैं अपना एजुकेशन लोन नहीं चुका पाऊंगा। इंडिया आकर मैं नहीं कर सकता हूँ इंडिया की सैलरी में, स्पेशली एनिमेशन में। तो इस सब के बीच में मुझे अपना काम भी करना है, वो भी अच्छे से करना है। अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा। और क्लास में जो चल रहा है वो तो डेली बेसिस पे वर्बली अब्यूज वगैरह वो सब तो मैं फेस कर ही रहा हूँ। उसके बीच में इस सब के साथ कैसे डील करूँ? रेपुटेशन चाहिए क्यों? कैरेक्टर क्या दूसरों की आंखों के अलावा कहीं और होता है? और जहाँ तक कैंपस प्लेसमेंट की बात है, जो कंपनी हायर करने आ रही है वो तुम्हारी रेपुटेशन को नहीं देखती, वो ये देखती है कि तुम प्रोडक्टिव हो पाओगे या नहीं उनके लिए। अगर तुम उनके लिए काम करके पैसे बना के दे सकते हो तो कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को, रिसोर्स को नहीं छोड़ेगी जो उनके लिए एक एबल और एफिशिएंट प्रोडक्टिव परफॉर्मर हो सकता है। हम्म? हाँ, तुम कोई बहुत इलीगल काम करके बैठे हो और अभी तुम पर कोई ओपन केस चल रहा हो, वो फिर एक अति की बात होती है, एक्सट्रीम। पर वैसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो जो बात हो रही है वो र्यूमर, अफवाह, गॉसिप मॉन्गरिंग के तल की है कि तुम्हारे फ़ोन में से कुछ निकाल लिया। कि क्या कैरेक्टर असैसिनेशन निकाल लेंगे तुम? किसी राष्ट्राध्यक्ष पर हमले का तो कोई कार्यक्रम बना नहीं रहे हो तुम। एलियंस के साथ मिल करके प्लैनेट अर्थ को सैबोटाज करने की योजना भी नहीं बना रहे हो। हम्म
अधिक से अधिक क्या होगा, तुम्हारी निजी ज़िंदगी की कुछ बातें होंगी, तुम्हारे सेक्सुअल अफेयर्स की कुछ बातें होंगी, इससे अधिक तो कुछ भी नहीं होता जिसको आप कैरेक्टर असैसिनेशन बोलते हो। तो तुमको ऐसा कैरेक्टर रखना किस लिए है? रेपुटेशन एक तरीके का एग्रेशन और एक तरह का डर होती है, होती है कि नहीं? मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ के लोगों को प्रभावित, इम्प्रेस कर देना चाहता हूँ। जैसे कि कोई कहे कि मैं कहीं पहुँचूँ उससे पहले ही उस जगह पर मैं अपना कब्जा जमा लूँ। इसलिए कह रहा हूँ रेपुटेशन एक तरह का एग्रेशन होती है। और रेपुटेशन इस बात का डर होती है कि बिना रेपुटेशन के तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैं पहले ही बता देता हूँ साहब, मेरी रेपुटेशन ये है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, ताकि आप मुझसे ज़रा ढंग से व्यवहार करें। भाई तुमसे मुझे कैसा व्यवहार करना है ये बात तुम्हारी रेपुटेशन से क्यों तय हो, ये बात तुम्हारी हस्ती से तय होनी चाहिए ना। तुम कैसे हो तुम्हें देख के तुमसे व्यवहार कर लेंगे। मुझे मेरे अभिभावकों ने और कुछ मौक़ों पर शिक्षकों ने भी बोला, मैं बचपन में थोड़ा ठीक ठाक था पढ़ने पे, तो जहाँ कहीं वो देखें कि मेरे व्यवहार में ऊंच नीच हो रही है, तो जानते हो किन शब्दों में बोलते थे? मेरी माँ बोलती थी कि दुनिया में निकलोगे माथे पे चिपका के नहीं चलोगे कि टॉपर हो। ये उनका बोलने का तरीका था। वो बोलती थी दुनिया में बाहर निकलोगे तो यहाँ पर चिपका के नहीं चलोगे कि टॉपर हो। तुम्हारी हस्ती ऐसी होनी चाहिए कि लोगों से तुम्हारे मधुर, सीधे, सरल, आत्मीय संबंध बन सकें। या यहाँ चिपका के चलोगे कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं बोर्ड का टॉपर हूँ, या यहाँ से ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी, ये सब यहाँ चिपका के चलोगे। और अगर चिपका के चलोगे तो उससे तुम्हारा डर भी पता चलता है और तुम्हारी हिंसात्मकता भी पता चलती है। तुम इतने डरे हुए हो कि सामने वाले को पहले ही दिखा देना चाहते हो, ए मुझसे मिसबिहेव मत करना, मैं टॉपर हूँ, ये देख यार क्या लिखा हुआ है इधर रिच, मैं टॉपर हूँ। मेरी माँ मुझसे बोलती थी कि अपनी हस्ती ऐसी रखो कि माथे पे खुदवाना ना पड़े कि मेरे अतीत की उपलब्धियाँ क्या हैं, या कि मेरा कैरेक्टर, मेरी रेपुटेशन। ये कैरेक्टर रेपुटेशन क्या होते हैं? बात होती है तुम्हारी हस्ती की, तुम हो कौन, उसको ठीक रखो ना। जो कैरेक्टर की जितनी परवाह करेगा वो समाज का उतना गुलाम हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो तुमको समाज ही देता है ना। जो तुम्हें वो सर्टिफिकेट दे सकता है तुमसे वापस भी ले सकता है, तुम डर के रहोगे। और सर्टिफिकेट अगर कोई तुम्हें देगा तो तुमसे कुछ वसूल के ही देगा, तुम्हें किन्हीं शर्तों पर ही देगा। जिन्होंने तुम्हारा फ़ोन हैक किया वो तो सफल हो गए, वो तुम्हें डराना चाहते थे, चिंतित परेशान करना चाहते थे, वो तुम हो गए हो। फ़ोन में ऐसा क्या हो सकता है कि आदमी इतना पागल हो जाए कि अरे ये मेरा क्या होगा, ऐसा वैसा, इतना क्या हो सकता है? क्या देख लिया उन तुम्हारे फ़ोन में? तुम अपने गर्लफ्रेंड से कुछ बातचीत करोगे वो देख लिया होगा, या माँ बाप से बात करोगे वो देख लिया होगा, शायद तुम पॉर्न देख रहे होगे तो वो तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री में आ गया होगा। मैं इसके आगे का समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक जवान आदमी किन बातों से अपना कैरेक्टर निर्धारित करता है भारत में। बाहर तो इन बातों को बहुत ज़्यादा कैरेक्टर या रेपुटेशन का इंडिकेटर माना भी नहीं जाता। इंडिया में यही सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइवेट चैट थी, वो जो चैट पूरी चैट ट्रेल थी, चैट हिस्ट्री थी, वो लीक हो गई, अब वो चैट आ गई है तो लोग देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। ये परवर्स प्लेजर्स हैं, ये वॉयरिज्म कहलाता है। इन चीज़ों पर तो सज़ा देने का लीगल प्रावधान भी होता है। जैसा कि तुमने कहा ना कि तुमने अपने वॉलपेपर पे लिख दिया था कि मैं लीगल केस कर लूँगा, तो उन्होंने खुद आकर के फिर कन्फेस किया, अपोलोजाइज़ किया। ये चीज़ें तो कानूनन भी गलत हैं, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कानून इनको सही माने गलत माने, तुम पे फ़र्क पड़ना क्यों चाहिए? क्या हो गया ऐसा? बहुत हो जाएगा, अधिक से अधिक क्या बुरे से बुरा हो जाएगा? तुम्हारी न्यूड पिक्स लीक हो गई तो सब वैसे ही होते हैं, तुम कुछ अलग नहीं हो, और अलग भी हो तो लोग अलग भी होते हैं। ऐसा क्या हो गया? जैसा तुम्हारा शरीर है वैसे ही तुम्हारी
फोटोज लीक करने वालों का भी शरीर होगा, उसमें ऐसा हो तुम्हारे शरीर में तुमने क्या खास दिखा दिया। और जो तुम्हारी तस्वीरें देख रहे हो उनसे बोलो अपनी ही देख लो, या जाके आईने के सामने खड़े हो जाओ, बेटा तुम भी मेरे ही जैसे हो। इसमें इतना घबराने की बात क्या है? पर विशेषकर भारत में हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है चरित्र, कैरेक्टर। और ये अजीब बात है, अब हम 21वीं शताब्दी का भी चौथाई क्वार्टर पास करने वाले हैं। तो एक तो ये शताब्दी, दूसरे तुम फ्रांस में पढ़ रहे हो, और तीसरी बात तुम फीमेल नहीं मेल हो। तुम्हारी अगर कैरेक्टर और रेपुटेशन को लेकर के ये हालत है फ्रांस में होते हुए भी, आज की पीढ़ी का होते हुए भी, तो फिर भारत की महिलाओं के लिए क्या उम्मीद है? उनको तो बात बात में यही कह करके ब्लैकमेल करा जाएगा, बाह मरोड़ी जाएगी कि देखो तेरा हम कैरेक्टर जो है ना वो खराब कर देंगे, हम दुनिया भर में तेरी इज्जत उछाल देंगे, तेरी रेपुटेशन बर्बाद कर देंगे। गुलामी में सबसे बड़ी गुलामी है रेपुटेशन की गुलामी। बार बार कहता हूं, किसी के द्वारा दी गई इज्जत के भूखे मत रहो, मत रहो। मैं तो यहां तक कहता हूं, कोई बेइज्जती दूर की बात है, कोई इज्जत दे रहा हो, इज्जत लेने से इनकार कर दो, क्योंकि जो आज तुम्हें इज्जत दे सकता है कल को तुम्हारी इज्जत छीन भी सकता है। मत लो किसी से इज्जत। कई बार तो तुमको इज्जत दी ही इसीलिए जाती है ताकि तुम इज्जत देने वाले के गुलाम बन जाओ, और फिर एक दिन वो आकर के तुमसे कहेगा, जो मैंने तुझे इतनी इज्जत दे दी ना, दुनिया के सामने इतना इज्जतदार बना दिया ना, अब मैं तेरी सारी इज्जत उतार दूंगा, नहीं तो मेरी गुलामी कर, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। ये ब्लैकमेलिंग है। अपनी ब्लैकमेलिंग नहीं करानी हो तो इज्जतदार मत बनो। पर हम भारतीय, हमें घुट्टी इस बात की पिला दी गई है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बड़ी बात है। कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत छीने इससे पहले खुद ही अपनी इज्जत तार तार कर दो। खुद ही सबको बोल दो, भैया मुझ में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मुझे आदर सम्मान दो, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, मैं साधारण से भी गिरा हुआ आदमी हूं। वो आजकल चलता है ना, मैं गिरा हुआ बंदा, वो गिरा हुआ बंदा की यहां पे टी शर्ट पहन लो, लिख लो कि तू मुझे क्या गिराएगा, मैं तो पहले से ही गिरा हुआ हूं। हम छोटे थे, ननिहाल जाते थे, मेरी नानी महादेव की बड़ी भक्त थी, और मुझको जब वो देखें तो उनकी महादेव भक्ति एकदम ही परवान चढ़ जाती थी। उन्होंने एक कथा बना रखी थी, वो कथा वो सबको सुनाती थी। वो कहती थी कि जब हमने शिव जी से बहुत पूजा प्रार्थना करी, वरदान मांगा, तो ये लड़का पैदा हुआ। बात समझ रहे? तो वो उनके देखे कि मैं आया ही हूं, तो जब हम पहुंच जाएं तो और ज्यादा शिव भक्ति के कार्यक्रम हुआ करें। तो एक वो कैसेट लगा करके सुना करती थी, और उनकी ये मान्यता इस बात से और दृढ़ हो गई थी कि जो भी उन्होंने भगवान शिव से मांगा होगा, तो मेरा जन्म भी महाशिवरात्रि को हुआ, तो उनको लगे कि अरे तो एक कैसेट था वो शिव विवाह का, वो सुना करती थी। वो रोज ही लगा दे, जिन दिनों मैं वहां रहूं लगभग रोज ही उसको लगा दे, और वो लगाना भूल जाए तो फिर सब जो बच्चे थे घर के वो समझ गए थे कि लगाना ही होता है सुबह सुबह, तो वो लगा दिया करें। तो उसमें वो बीच में एक पंक्ति आती है कि ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। बात समझ रहे? असल में वो पूरी कथा ये थी कि विवाह के लिए राजा भेजते हैं पंडित को, क्योंकि
जो बालिका हैं पार्वती, जब उन्होंने जन्म लिया है दोबारा, तो उन्होंने हठ कर लिया है कि मैं तो शिव जी से ही, ये पौराणिक कथा है, शिव जी से ही विवाह करूंगी। तो उनको भेजा जाता है, तो वो पंडित कहता है, अरे महाराज आप ये पहाड़ पर काहे को बैठते हो पत्थर पे, और ये आपने भूत प्रेत की सेना इकट्ठा कर रखी है। पंडित कहता है शिव जी से कि ये तो उसमें ऐसे ही एक और बड़ी पंक्ति ऐसी आती थी, मैं हंसता था, खूब खिलखिलाता था, मैं बच्चा था, कि पंडित एकदम ही पगला जाता है, तो देखता है जब वहां पर जाकर हाल शिव जी का, तो बोलता है मेरी गौरा 5 बरस की, मर भुट्टा 1000 बरस का। ये शिव जी के लिए बोल रहा है कि हमारी जो गौरा है वो छोटी सी बच्ची, वो 5 साल की है, और ये जो है शिव जी, उनको बोल रहा है मर बुढ़ा है 1000 बरस का। बोल रहा है ये कैसा रिश्ता करवा रहे हो? कैसेट की बातें। तो मैं उसको, वो मुझे एक समय पे पूरा रट गया था, पूरा वृतांत थी शिव विवाह का। तो आ गई लहर शिवा के मन में, ऐसे करके अपना वो रहता था। तो बाकी सब बातें तो चलो जैसी थी वैसी थी, पर ये बात मेरे मन में बैठ गई कि ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा, और जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। अब जीवन की यात्रा, समय का पहिया, हम आगे बढ़े और जीवन ने हमें बहुत मौके दिए ऊपर उठने के, उठे भी, शिक्षा में, अपने सब कामकाज में, और फिर और आगे बढ़ते गए तो फिर दुनिया में थोड़ा नाम भी फैल गया। ये सब होता रहा एक के बाद एक करके। लेकिन एक बात मैंने अच्छे से याद रखी, बाहर से कोई मुझे उठा ले कितना भी, भीतर से मैं ज़मीन पर ही बैठा रहूँगा, मैं नहीं उठने वाला। क्योंकि जो बैठा है धरती पर, ये महादेव मुझे बता गए थे। ये मेरी नानी का आशीर्वाद, उनके हिसाब से मैं महादेव का भेजा हुआ पार्सल हूं। तो ये महादेव की सीख कि जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। तो मैंने कभी अपने आप को ऊपर नहीं उठने दिया। आप मुझे कितना ऊपर उठा लो, मैं अपनी नजरों में गिरा हुआ ही रहता हूं। धन्यवाद। समझ रहे हो? अपनी नजरों में गिरे हुए रहो। अरे इससे मतलब ये नहीं है कि अपनी नजरों में तुम अपने आप को हीन वगैरह समझो, माने जमीन पर रहो। दुनिया तुम्हें ऊंचे से ऊंचे मंच पे खड़ा कर दे, तुम अपने पांव जमीन पर रखना, तुम आसमान में मत उड़ने लग जाना। ये जो तुम्हें उड़ाते हैं ना, यही फिर गिराते हैं। भीतर से तुम बिल्कुल ग्राउंडेड रहना, ग्राउंडेड। बाहर से उड़ने की नौबत आए तो उड़ लिए, बाहर से बहुत पाताल में धंसना पड़े तो बाहर से कई बार दुनिया बड़ी बेइज्जती करती है, पाताल में धंसा देती है। दुनिया तुम्हें आकाश में टांग दे, दुनिया तुम्हें पाताल में दफन कर दे, तुम यथार्थ की जमीन पर रहना। जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा। आ रही बात समझ में? जो तुम्हें गिरा पाते हैं ना, वो इसीलिए गिरा पाते हैं क्योंकि तुमने उन्हें कभी मौका दिया था तुम्हें उठाने का। क्योंकि तुम उनके द्वारा दी गई प्रशंसा बहुत तत्परता से स्वीकार करते हो, इसीलिए फिर जब वो तुम्हारी निंदा करते हैं तो तुम्हें निंदा भी स्वीकार करनी पड़ती है। न तुमसे हम स्तुति श्लाघा लेंगे और न तुमसे निंदा आलोचना लेंगे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। आई डू नॉट एग्जिस्ट इन योर आईज। मेरी हस्ती, मेरा वजूद स्वतंत्र है। मेरी हस्ती तुम्हारी आंखों की गुलाम नहीं है। मैं वो नहीं हूं जो आश्रित है कि तुम्हारी आंखें उसे कैसे देखती हैं। तुम्हारी आंखों में मैं जैसा हूं सो हूं, तुम्हारी नजरों में मैं कुछ भी हो सकता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूं मैं जानता हूं। रेपुटेशन को बड़ी बात मत मानना, क्योंकि रेपुटेशन हमेशा दूसरों की आंखों में होती है और दूसरों की आंखों पे तुम्हारा कोई बस नहीं है। बड़ी तुम दयनीय विवशता की हालत में पहुंच जाओगे।
बल्कि जब कोई बहुत तुम्हारा मान सम्मान बढ़ा चढ़ा रहा हो ना, तब और याद रखा करो कि मुझे ऊपर नहीं चढ़ जाना है। अपने आप को चुटकुला बना लिया करो। मैंने बहुत मंचों से कई बार ये किया। ये मेरे लिए एक आत्म अनुशासन की बात है। जब कोई मेरी बहुत तारीफ कर रहा होता है, ठीक उसी वक्त मैं अपने ऊपर चुटकुला मार देता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे जानबूझ करके थोड़ा सा विनम्र बनना है, क्योंकि सच्चाई यही है कि मैं चुटकुला हूं, और तुम भी चुटकुले, और तुम भी चुटकुले, और तुम भी चुटकुले हो। हम कैसे अपना यथार्थ भुला दें? कोई कह रहा है अरे ये हैं, महान हैं, भारत की शान हैं, पहलवान हैं। भग, कुछ नहीं। आ रही बात समझ में? कुछ कोई दूसरा तुम्हारा मजाक उड़ाए उससे पहले तुम खुद अपना मजाक उड़ा लिया करो। और रेपुटेशन नहीं, रियलिटी की जमीन पर जीना सीखो। भिखारी हो क्या कि दूसरे से इज्जत की भीख मांगोगे बार बार, मुझे इज्जत दे दो, इज्जत दे दो। हम सब भिखारी होते हैं, हमें सिखाया भी यही जाता है, बेटा इज्जतदार बन के जीना, मैंने भीख मांगना इज्जत की। नहीं 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 बेटा, काम ऐसे करो कि दुनिया इज्जत दे। जो सबसे अच्छे काम होते हैं उस पर दुनिया कभी इज्जत नहीं देती। दुनिया इज्जत बस उन कामों को देती है जो दुनियादारी के होते हैं। दुनिया जैसे ही काम करो, दुनिया द्वारा स्वीकृत काम करो, दुनियादारी में ही तुम भी लौटने लग जाओ तो दुनिया इज्जत देगी। सचमुच जो ऊंचे काम होते हैं उसकी तो कभी इज्जत मिलेगी ही नहीं। तो जो इज्जत के बहुत प्यासे हैं वो फिर कभी सचमुच ऊंचे और अच्छे काम कर भी नहीं पाएंगे। जिंदगी में सचमुच अगर कोई काबिले तारीफ काम करना है, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग काम करना है, कोई मौलिक काम करना है, तो इज्जत की चाह के साथ नहीं करा जा सकता। इज्जत की चाह तुम्हें मजबूर कर देगी सदा छोटे छोटे काम करने के लिए, वही काम करने के लिए जो समाज स्वीकृत है। कुछ आ रही है बात समझ में? अपने आप को इतना गंभीरता से नहीं लेते कि मैं द रिस्पेक्टेबल वन, ओ माय गॉड मेरे बारे में गंदी बात बोल दिया, गंदी बात बोल दिया। कोई तुम्हारे बारे में गंदी बात बोले तो उसको बुलाओ, बोलो बेटा गंदी बात ऐसे नहीं बोली जाती। अब मैं तुझे बताता हूं गंदी बात कैसे बोली जाती है। ऐसे बोल, ऐसे। अब बोल। क्योंकि मैं कितना गिरा हुआ हूं तुझसे ज्यादा तो मैं जानता हूं ना। तू तो मेरे बारे में अगर उल्टी पुल्टी बातें बोलेगा भी तो वही बोलेगा जो दो चार बातें तूने सोच ली या देख ली। अरे आदमी के मन में तो 1000 खाइयां होती हैं। हमारी कौन सी खाइयां हैं हमसे ज्यादा तुम थोड़ी वाकिफ हो। हम जानते हैं ना। आओ, तुम हमें बुराई बोलना चाहते हो तो हम तुम्हें अपनी सारी बुराइयां बताते हैं। और आमतौर पे किसी को बुला लो और उसे अपनी अच्छाइयां नहीं बुराइयां बताना शुरू कर दो तो डर के भग जाता है। लोग यूजुअली किसी को पकड़ते हैं बताने के लिए कि आओ सुनो बैठो, हम तुम्हें बताते हैं हम कितने महान आदमी हैं। उल्टा किया करो, बैठाया करो, आओ बैठो, आओ हम तुम्हें बताते हैं हम कितने गलीच आदमी हैं, जलील जाहिल बदकार बदजात ये हैं हम। देखो कैसे भगेगा। ये दुनिया चीज ऐसी है उल्टी, तो इसके साथ रिश्ता भी ऐसे ही रखना चाहिए, उल्टा। इन्हें पता चल गया ना कि तुम प्रसिद्धि और प्रशंसा के प्यासे हो, तो ये तुमको प्यासा ही मार डालेंगे। और जिनको कोई कदर नहीं रह जाती प्रशंसा की, प्रशस्ति की, जो कहते हैं भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी तारीफें। विचित्र बात है, ये दुनिया फिर सचमुच उनकी इज्जत करना शुरू कर देती है। माने क्या? माने ये कि असली इज्जत मिलती भी उसको है जिसे इज्जत चाहिए नहीं, जिसे बहुत इज्जत चाहिए उसे बस मिलता है भयादोहन। भयादोहन जानते हो क्या? तो ब्लैकमेलिंग, भय दिखा दिखा के दुख लिया, भयादोहन।
जो इज्जत के बहुत प्यासे होते हैं उनको मिलती है ब्लैकमेलिंग। और सचमुच अगर इस दुनिया ने, इतिहास ने भी अगर किसी को इज्जत दी है तो उनको दी है जो इज्जत की दो रत्ती की परवाह नहीं करते थे, उनको सचमुच इज्जत मिलती है। आ रही बात समझ में? नंगे खेलना सीखो, बेधड़क जीना सीखो। इज्जत वाला कोट नहीं डालने का। भैया हमारी इज्जत है ही नहीं, तुम्हें बेइज्जत क्या करोगे? जो बैठा है धरती पर उसे नीचे कौन गिराएगा? ऊंचा जो उड़ता है वो निश्चय ही नीचे आएगा।